420 देवरानी। एक समय की बात है, एक शहर में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और बहू नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। बहू, मैं जरा मिश्रा जी के यहाँ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज सुन उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं लड्डू आराम से खा पाऊंगी। वो लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वो लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती हैं। नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर बात बताती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई। उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा हुआ मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं। पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से बातों की आवाज़ को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाकिया लहजे में कहता है। क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। आपकी बाहर जाने की बात तो नम्रता दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों बाद सुधा जी काजू और बादाम का डिब्बा खरीद कर लाती हैं। ये ले बहू, इसे संभाल कर रख दे। सुधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नम्रता काजू बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भरकर खूब काजू बादाम खाती है। काजू बादाम तो एक ही हफ्ते में हो गए खत्म। अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम ला कर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रख कर पूजा करेगी तू? जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में काजू बादाम तो ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता के रोने की आवाज़ सुन सुधा जी और घर के सभी सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया।
अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर से नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, नम्रता दी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। ये बोलकर सब चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिनों बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। हाँ, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तो तैयार है ना? अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 देते हुए कहता है, ये लीजिए माँ, पूरे 10,000 है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चोरी कर लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना ना, दोस्त को वापस देने हैं, वो लेने आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुन घर के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने कल यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, अब वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब नम्रता पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये मेरे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है। वो भी नम्रता को कहने लगती है, नम्रता दी, अब तो इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर की तलाशी लेती है, एक ही कमरे की तलाशी, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफी मांगती है। कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफी मांगती है। हाँ, नम्रता सबको माफ कर देती है।